अगर मुझे आज यूएस स्टॉक्स या ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, तो वो कौन से स्टॉक्स और ईटीएफ्स होंगे, जिन्हें मैं अगले 15 से 20 साल तक के लिए होल्ड कर पाऊँ, बिना इस चीज़ की टेंशन लिए कि ये कंपनीज़ अगले 15 साल, 20 साल या 25 साल तक सर्वाइव भी कर पाएँगी या नहीं। और बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो इन स्टॉक्स में रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करके इनको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी हैं, उस टाइम तक भी मुझे ग्रोथ दे रही होंगी, तो भला इन्हें सेल करना ही क्यों? भाई कुछ नहीं तो अपने बच्चों को गिफ्ट में ही दे दूंगा, तब तक तो स्टॉक इन्वेस्टिंग वो भी सीख जाएंगे। खैर, किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले मेरी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं, पहले इनको देख लेते हैं। स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। मैं इन स्टॉक्स में रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा, भले ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली हर महीने 2 महीने में करता रहूंगा। और चौथी चीज, मैं ऐसे स्टॉक्स को चूज करना चाहता हूं जिन्हें मुझे बार बार रिव्यू ना करना पड़े। हो सकता है इतना समय मैं ना दे पाऊं। तो इन सभी चीजों के बेसिस पे मैंने कौन से 7 स्टॉक्स और 3 ईटीएफ्स को सिलेक्ट किया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आइए इनको देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो अभी आगे भागने की जल्दी आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेना ये ज़रूरी है कि आखिर यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना ही क्यों? क्या ऐसा खास बेनिफिट मुझे मिलने वाला है यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके ऑन टॉप ऑफ इंडियन स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स? सबसे पहली और ऑब्वियस चीज़ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यूएस स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहते। आपको एक हेज मिल जाता है अगेंस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट रिस्क। सेकंड चीज़, एक्सेस टू डाइवर्स सेक्टर एंड ग्लोबल लीडर्स। आप ऐसी मार्केट में और उन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं जहां पर मे बी इंडिया अभी लैग कर रहा हो। इंडिया को अभी अच्छे लेवल पे आने में, उस सेक्टर में ग्रोथ करने में अभी काफी समय लग जाए, जैसे कि एआई सेक्टर है, सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर है, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हो सकते हैं। प्लस यूएस की ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिल पाता है जो ग्लोबल लीडर्स बन चुकी है, जिनका मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। बड़े से बड़े इनोवेशंस इन कंपनीज में आज के टाइम पे हो रहे हैं, जैसे कि एनवीडिया है, एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। तीसरी चीज है पोटेंशियल करेंसी गेन्स। यूएस डॉलर हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग करेंसी रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट, जैसे कि पास में देखा गया है, लगातार कम होती गई है। आज के टाइम पे आईएनआर की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट लोएस्ट पॉइंट पे है। तो यूएस डॉलर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके आपको यहाँ पर करेंसी गेन्स का बेनिफिट मिलता है। चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी। अब क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हब है, तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है, आप आसानी से बाय एंड सेल कर पाते हैं। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बातें। आई होप ये सभी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इन स्टॉक्स की। कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आता है एनवीडिया। एनवीडिया को भला कौन नहीं जानता। ओरिजिनली दुनिया इसको जानती है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि जीपीयूज बनाने के लिए फॉर वीडियो गेमिंग्स। इस चीज़ की 99% पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया का ही है। मतलब मेरे लैपटॉप में भी, जिस लैपटॉप के थ्रू मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ, और इनफैक्ट ये वीडियो जिस लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट होकर रिकॉर्ड हो रही है, उस लैपटॉप में भी एनवीडिया का जी फोर्स ग्राफिक कार्ड है। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे बिना ग्राफिक कार्ड के एक सिंगल वीडियो एडिट कर पाना भी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो एनवीडिया की जीपीयू डिज़ाइन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीज़ों में ग्लोबल मार्केट में एक मोनोपोली है। और अगर हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी कि एआई की बात करते हैं, तो ये एनवीडिया के ही जीपीयूज हैं जिनको एज अ ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन करने के लिए मैसिव एआई मॉडल्स के अंदर, जैसे कि चैट जीपीटी। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एनवीडिया की आज तक की ग्रोथ काफ़ी एक्सप्लोसिव रही है। और क्योंकि एआई की अभी बस शुरुआत है, एआई अभी अपने इनिशियल फेज में है, फ्यूचर में पता नहीं एआई के अंदर और क्या क्या होने वाला है, जिसकी वजह से अगेन एनवीडिया की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो सकती है। एनवीडिया के अगर हम रिटर्न्स को देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स इसके गए हैं 67.9% के, और 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं यही कोई 71.4% के। और क्विकली अगर हम एनवीडिया के चार्ट को देख लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एनवीडिया का 1 डे का चार्ट, और आप यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हैं कि किस तरीके से एनवीडिया ने ग्रोथ दिखाई है। दिसंबर 2020 से लेके अगर मैं अभी तक की ग्रोथ की बात करता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एनवीडिया ने अभी तक 1442% की एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखाई है, और करंटली अभी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है आज के टाइम तक, वो है 1186% की। अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो इस स्टॉक में अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से लेके जो करेक्शन आया है ये है लगभग 17.62% का। सेकंड स्टॉक हमारे पास आता है अल्फाबेट यानी कि गूगल। गूगल का नाम तो आज के टाइम पे 5 साल के बच्चे से लेके 105 साल के बूढ़े तक को पता है। गूगल ने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखाई थी गूगल सर्च इंजन से। ये यूट्यूब को ओन करता है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म।
जहाँ पर आप लोगों को एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिल पाती है। हम लोगों को यानी कि क्रिएटर्स को नॉलेज शेयर करने का, वीडियोज़ बनाने का मौका मिल पाता है और साथ ही साथ हमारा घर भी चल जाता है। गूगल का जो एडवर्टाइजिंग बिज़नेस है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस इन द वर्ल्ड। बाकी जो बिज़नेसेस हैं जैसे कि एंड्रॉइड है, गूगल मैप्स है और स्मार्टफ़ोन्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फ्यूचर पोटेंशियल की बात करते हैं तो गूगल इज़ अ मेजर प्लेयर इन द रेस ऑफ एआई यूजिंग इट्स डीप माइंड यूनिट। और गूगल का जेमिनी मॉडल जो कि काफ़ी एफिशिएंट है, फास्ट है और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में इवन चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ सकता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल क्लाउड जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर हम अल्फाबेट के लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये गए हैं लगभग 29.2% के और 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं लगभग 19.4% के। अगर क्विकली इसके चार्ट को हम देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल में जो ग्रोथ है वो किस तरीके से देखने को मिली है और रिसेंटली आप देख सकते हैं कैसे वर्टिकल मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसका आज के टाइम पे सिंगल स्टॉक का प्राइस चल रहा है $309 का, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको यहाँ पर $309 खर्च नहीं करने हैं। आप आज के टाइम पे किसी भी यूएस स्टॉक के फ्रैक्शनल स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। मतलब जितने पैसे से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उतने पैसे से आप इन स्टॉक्स को फ्रैक्शनल्स में बाय कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं ये आपको बस अभी पता चल जाएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही कवर कर लेना चाहता हूँ, वो है कि आप कैसे यूएस स्टॉक्स में खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो जब इंडिया में बैठे-बैठे, मतलब इंडिया नहीं, अपने घर में बैठे-बैठे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है, तो मुझे यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म समझ में आता है, जो कि है आईएनडी मनी। आईएनडी मनी मुझे एक बहुत ही सिंपल और ईजिएस्ट वे लगता है यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आज के टाइम पे भी अगर आपके पास अभी तक आईएनडी मनी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप जितना जल्दी हो सके आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं, ऐप स्टोर से कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यूएस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आईएनडी मनी ऐप पे फ्री में अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बस अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी है और इस पूरे प्रोसेस में आपके हार्डली 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो एक बार आप आईएनडी मनी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली जो नीचे टैब्स दिए गए हैं, इसमें यूएस स्टॉक्स का जो टैब है इस पे क्लिक करना है। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से दिख जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं हूँ एक्सप्लोर टैब के अंदर और एक्सप्लोर टैब में मुझे यहाँ पर टॉप गेनर्स मिल जाते हैं और टॉप गेनर्स के अंदर मेगा कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे कि होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यूएस स्टॉक मार्केट में होता है मेगा कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मेगा कैप के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं मैं वो यहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे कि टेस्ला है, मैकडॉनल्ड है, टोयोटा मोटर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। फर्दर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप लूजर्स मिल जाएंगे, मेगा कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के अंदर जो भी हैं, स्मॉल कैप के अंदर जो भी हैं। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर बाय और फर्स्ट स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है। अपना पहला स्टॉक आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स के थ्रू अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर टॉप गेनर्स के थ्रू आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टॉप लूजर्स में यानी कि जो स्टॉक्स में अभी करेक्शन आया है उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। या जिन स्टॉक्स की मैंने अभी तक बात की है जैसे कि एनवीडिया है, गूगल है, अगर आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्च में जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं NVDA, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने डाली है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एनवीडिया का जो कंप्लीट चार्ट है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इसको वन डे से, वन डे की जो परफॉर्मेंस गई है लास्ट मार्केट ओपनिंग के टाइम पे, 1 वीक, 6 मंथ्स या 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के हिसाब से इसके चार्ट को देख सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं एनवीडिया के बारे में। मैं यहाँ पर सिंपली बाइंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं बाय और SIP का बटन। तो अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस पेज पे लेके आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली डालना है या तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बाय करना चाहते हैं या फिर डॉलर्स में कितने डॉलर के शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वो अमाउंट डाल सकता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि आईएनडी मनी की एक अच्छी बात यह है कि आईएनडी मनी के थ्रू आप फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब है कि अगर आपके पास किसी स्टॉक को बाय करने के लिए पूरा अमाउंट नहीं है, जैसे कि एनवीडिया के केस में $175.05 है, तो आप यहाँ पर उस स्टॉक के फ्रैक्शनल यूनिट्स को भी बाय कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्टॉक का प्राइस $200 का है और आपके पास खाली $20 हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो आप $20 से भी फ्रैक्शनल यूनिट्स बाय कर सकते हैं। इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी वो होंगे 0.1। तो बाय करने के टाइम पे आपको सिंपली यहाँ पर वो डिजायर्ड अमाउंट डालना है और कितने फ्रैक्शनल स्टॉक्स उस डिजायर्ड अमाउंट में आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है या मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। तो बाय डिफॉल्ट मार्केट ऑर्डर
प्लेस होगा, अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने प्राइस पे आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऐड स्टॉप लॉस या फिर टारगेट प्राइस। जो भी टारगेट प्राइस है अगर वहाँ तक वो स्टॉक पहुँच जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। या फिर स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्राइस से नीचे जाता है या जो प्राइस आप सेट करते हैं तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेल हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आप सिंपली बाय बटन पे क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये स्टॉक बाय हो जाएगा और आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आप किसी ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ईटीएफ की बात अभी हम वीडियो में आगे चल के करेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने किसी स्टॉक को बाय करने का प्रोसेस देखा है, अगर आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से आप आईएनडी मनी पे इंस्टेंटली सेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वापस जाना है और मैं यहाँ पर जाता हूँ माई स्टॉक्स के अंदर, और माई स्टॉक्स के अंदर जो भी आपने स्टॉक्स बाय किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी स्टॉक आप सेल करना चाहते हैं उस स्टॉक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सेल बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर वैल्यू या फिर क्वांटिटी एंटर करनी है। सेल इंस्टेंटली पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। सेल होने के बाद जो पैसा आएगा वो आपके यूएस स्टॉक वॉलेट में क्रेडिट होगा। अगर ये पैसा आपको विड्रॉ करना है तो आप अगेन यूएस स्टॉक सेक्शन में जाइए, वहां पर आप वॉलेट बैलेंस पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर ही विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको टैप करके आप जो पॉपअप आता है उसमें फिर से विड्रॉ पे टैप कीजिए। यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं उस अमाउंट को एंटर कीजिए और नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए जिस बैंक में आप ये पैसा विड्रॉ करके रिसीव करना चाहते हैं। आपका पैसा इस बैंक अकाउंट में 2 से 4 दिन में क्रेडिट हो जाता है। और जो भी ऑर्डर्स आपने अभी तक प्लेस किए हैं उन ऑर्डर्स का स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर्स टैब के अंदर जाके उन सभी ऑर्डर्स को देख सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कवर करना चाहूँगा, क्योंकि हम आईएनडी मनी के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ब्रोकरेज की, चार्जेस की, अदर फीस की, तो वो सब यहाँ पर कितना लगता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं आज ही अपने यूएस स्टॉक अकाउंट में आईएनडी मनी के थ्रू पैसे ऐड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर ऐड किए थे 10,000 रुपीज़। तो ब्रेकअप के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यू विश टू सेंड 9,987.81 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज़ जो मैंने ऐड किए थे। तो एक छोटा सा चार्ज या फिर कोई एक छोटा सा कट यहाँ पर पहले ही लग गया है, लगभग 13 रुपीज़ के आसपास का, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम चार्जेस एंड टैक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो लग रहे हैं 340 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ पे। तो रेमिटेंस सर्विस चार्ज यहाँ पर लग रहा है 250 रुपीज़ का। उसके ऊपर जीएसटी ऑन चार्जेस लग रहा है 45 रुपीज़ का। जीएसटी ऑन करेंसी कन्वर्जन यहाँ पर लग रहा है 45 रुपीज़ का। टोटल मिला के वही 340 रुपीज़ हो जाता है। तो मेरे बैंक अकाउंट से जो पैसा कट रहा है वो है 10,327.81 रुपीज़। इसके बाद अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस की बात करते हैं, यानी कि कोई भी आप यूएस स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं उस टाइम पे जो एक सिंगल ब्रोकरेज चार्ज लगती है पर ट्रांजेक्शन, वो लगती है 0.25% की, जिसका अपर कैप है $25 का। तो जितने की भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उस पे 0.25% की ब्रोकरेज आपको देनी है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है तो अपर कैप यहाँ पर लगता है $25 का। उसके अलावा जो यूएस के अपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हैं वो भी लगते हैं, वो लगते हैं 0.12% के। उसके अलावा एक टर्नओवर फीस नाम से भी एक फीस लगती है जो कि नेग्लिजिबल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आई थिंक वो 0.0001% के आसपास का है, तो एक बिल्कुल नेग्लिजिबल सा अमाउंट है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम और दूसरे चार्जेस की बात करते हैं, जैसे कि एएमसी चार्जेस हैं यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं, तो वो जीरो हैं, फ्री हैं। अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो कंप्लीटली फ्री है। तो एडिशनल चार्जेस अलग से इन ऐप आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर बात करते हैं तो यूएस स्टॉक अकाउंट ओपनिंग की, वहां पर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। यूएस स्टॉक अकाउंट से इंडियन अकाउंट में आपको पैसा जब विड्रॉ करना है, ट्रांसफर करना है, उसका भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। वो सभी चीजें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मतलब ठीक है, चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये चार्जेस इतने बड़े भी नहीं है कि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा हो रहा है या फिर आपको इन चार्जेस की वजह से यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है वो कहीं ज्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू ये जो चार्जेस, छोटे मोटे चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था करेंसी गेन्स की, तो रुपए के अगेंस्ट यूएस डॉलर क्योंकि उसके प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर इन टर्न बेनिफिट ही देखने को मिलता है। थर्ड स्टॉक हमारे पास आता है अगेन एक बहुत ही जानी मानी कंपनी जो कि है अमेजॉन। भला कौन इसको नहीं जानता। अमेजॉन जैसे कि हम जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के टाइम पे पूरा भारत अमेजॉन को इस्तेमाल कर रहा है। जिनके पास भी स्मार्टफोन है मेरे ख्याल से उनके पास अमेजॉन ऐप जरूर होगी। अगर आप अमेजॉन से शॉपिंग नहीं भी करते हैं तो अमेजॉन प्राइम वीडियो मेरे ख्याल से आपके पास होगा। मूवीज और बाकी जो सीरीज वगैरह हैं उनको देखने के लिए सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक मार्केट लीडर बन गया है
ऑनलाइन शॉपिंग का। अमेज़न जिसकी शुरुआत हुई थी एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पे, आज के टाइम पे ये एक ई-कॉमर्स जायंट बन गया है। और सिर्फ ई-कॉमर्स ही नहीं, इसका जो सीक्रेट वेपन है वो है अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS। AWS आज के टाइम पे एक डोमिनेंट लीडर है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो छोटी से बड़ी कंपनीज जो हैं वो AWS की सर्विसेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी की डिपेंडेंसी आज के टाइम पे AWS के ऊपर है। इसके फ्यूचर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैं AWS की बात कर रहा था, AWS आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट सोर्स बन गया है इंटरनेट सर्विसेज का। और खास तौर पे अगर हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो AWS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Amazon आज के टाइम पे अपनी ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स की जो सर्विसेज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। यूएस और दूसरी कंट्रीज में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि अगर हम ड्रोन की बात करते हैं, वैसे तो काफी समय से चलता आ रहा है कि ड्रोन्स के थ्रू पैकेजेस को डिलीवर किया जाता है। मतलब अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो विद इन 15 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में आपका ऑर्डर ड्रोन्स के थ्रू आपके घर में डिलीवर हो जाता है। अगर हम इसके पिछले 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो गए हैं 7.9% के, और लास्ट 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं 24.21% के। तो लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक में काफी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये अपने आप में काफी अच्छा स्टॉक है। बाकी जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, अगर मैं दिसंबर 2020 की बात करता हूँ, यानी कि आज से 5 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो है लगभग ये वाली कैंडल। तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, यानी कि आज के टाइम की बात करता हूँ, तो 44.2% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करेक्शन काफी बड़ा देखने को मिला था। करेक्शन के बाद यहाँ पर ग्रोथ हमें लगातार अच्छी देखने को मिल रही है। फोर्थ स्टॉक हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे कि हम जानते हैं इसकी शुरुआत हुई थी पर्सनल कंप्यूटिंग से, और पर्सनल कंप्यूटिंग को इसने कंप्लीटली डोमिनेट किया था। साथ ही साथ हम बात करते हैं MS ऑफिस की, जिसको आप और मैं आज भी इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड फर्स्ट कंपनी बन गई है। फ्यूचर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसका AI डोमिनेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप की है ओपन AI के साथ, यानी कि चैट GPT के साथ। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है तो इसका एक मैसिव रेवेन्यू इंजन है, वो है इनका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डायरेक्टली कंपीट करता है अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS के साथ, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और करेंटली और आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कंप्लीटली फोकस कर रहा है इंटीग्रेटिंग AI इनटू विंडोज ऑफिस और इनटू इट्स एज्योर प्लेटफॉर्म। तो इसका फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा है। अगर हम इसके 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो गए हैं नियरली 18.9% के, और 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं 25.1% के। और क्विकली इसके चार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो अभी तक का हाई गया है वो है पिछले 5 साल में, हम देख सकते हैं कि 154% के एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और करंटली अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 119% के आसपास की ग्रोथ। पांचवा स्टॉक हमारे पास आता है मेटा। मेटा प्लेटफॉर्म जैसे कि हम जानते हैं इन्होंने बिल्ड किया है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया एम्पायर। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, तो इन तीनों ही कंपनीज को मेटा ओन करता है। मेटा का जो मैसिव रेवेन्यू आता है वो आता है इनके टारगेटेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग से। फ्यूचर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनका कंप्लीट फोकस है अपने एडवर्टाइजिंग मॉडल पे। बाकी जो इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही है वो है मेटावर्स पे, जो कि है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, जिन पे काफी ज्यादा R&D मेटा का इस वक्त चल रहा है। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये हेवली इन्वेस्ट कर रहा है बिल्डिंग इट्स ओन AI मॉडल्स। मेटा का आज के टाइम पे क्योंकि कस्टमर बेस काफी बड़ा है और फ्यूचर में ये काफी बड़ा होने वाला है, तो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से मेटा अपने आप में एक काफी अच्छा स्टॉक है। इसके लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये है नियरली 18.6% के, और लास्ट 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स इसके गए हैं 20.8% के। चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट लास्ट 5 ईयर्स में हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये है लगभग 190% की ग्रोथ, और करंटली अभी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लगभग 137% की। तो एक तरह से इस स्टॉक में अभी हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है लगभग 18% का। 6 स्टॉक हमारे पास आता है एप्पल। एप्पल यानी कि वो कंपनी जिसने आईफोन को क्रिएट किया है, और आईफोन आज के टाइम पे क्या बन गया है वो आप जानते ही हैं। प्लस अगर हम पर्सनल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटिंग में भी इसने काफी बड़ा डोमिनेंस दिखाया है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टोश यानी कि मैक। और आज के टाइम पे मैक अपने आप में एक मोस्ट एफिशिएंट और फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। एप्पल आज के टाइम पे जाना जाता है अपने सीमलेस इकोसिस्टम की वजह से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आईफोन की प्लस मैक के साथ साथ आता है आईपैड और आई वॉच, यानी कि एप्पल की जो वॉचेस हैं, इनका एक पूरा इकोसिस्टम आज के टाइम पे बन गया है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनके जो हाई
मार्जिन सर्विसेज हैं, जैसे कि ऐप स्टोर की हम बात करते हैं, एप्पल म्यूजिक की बात करते हैं, आई क्लाउड के जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं वहां से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। और अभी एप्पल ने एक न्यू कैटेगरी के अंदर अपनी एंट्री बनाई है जो कि है स्पेशल कंप्यूटिंग। रिसेंटली ही आपने एप्पल विजन प्रो का एग्जाम्पल देखा होगा, उसमें काफी इनोवेशन और R&D अभी चल रही है। साथ ही साथ फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एप्पल अभी ऑटोनोमस व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दोनों ही सेगमेंट्स में भी R&D कर रहा है, तो फ्यूचर में इन दोनों सेगमेंट्स में भी एप्पल आ सकता है। बाकी एप्पल का जो लॉयल कस्टमर बेस है सिर्फ यूएस ही नहीं, इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आईफोन के दीवाने हैं। तो आईफोन के जब भी नए मॉडल आते रहते हैं तो लोग उनको परचेज करना चाहते हैं। एप्पल और आईफोन आज के टाइम पे अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है। इसके लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये गए हैं नियरली 18.4% के, और 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स इसके गए हैं 26.2% के। और इसके चार्ट को जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में एप्पल ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ, रिसेंटली ही इसने हाई टच किया है जो कि है 134% का, और करंटली ये थोड़ा सा नीचे अभी ट्रेड हो रहा है 127% पे। फाइनली 7 स्टॉक हमारे पास आता है ब्रॉडकॉम INC। ब्रॉडकॉम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली इनका जो वर्क है वो है डिजाइन, डेवलप एंड सप्लाईज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये एक मेजर प्लेयर है अगर हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चिप्स की, नेटवर्किंग की, मॉडेम्स, वाईफाई और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की जहां बात होती है वहां पर ब्रॉडकॉम का काफी बड़ा रोल है। तो इनका जो फोकस एरिया है वो मेन फ्रेम क्लाउड सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम मॉडर्न इंटरनेट और AI की बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम सप्लाई करती है स्पेशलाइज्ड चिप्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अपने आप में ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। 2020 से लेके अभी तक की ग्रोथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ये है 919% की एब्सोल्यूट ग्रोथ। और अगर मैं करेक्शन की बात करता हूं तो इस स्टॉक में अभी हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है लगभग 13% का। इसके लास्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं लगभग 60% के, और लास्ट 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स इसने दिए हैं 44% के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ETFs की। तो ETFs में सबसे पहला ETF हमारे पास आता है VOO, जो कि है वैनगार्ड S&P 500 ETF। तो बेसिकली VOO ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। सेम ऐसे ही जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 है या फिर निफ्टी 250 है, निफ्टी 500 ETF है, इसी तरीके से आ जाता है VOO। तो बेसिकली ये ETF क्लोजली ट्रैक करता है S&P 500 की परफॉर्मेंस को। इसके लास्ट 5 इयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं लगभग 14.9% यानी कि 15% के, और लास्ट 10 इयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स गए हैं 14.8% के। सेकंड ETF हमारे पास आता है इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट यानी कि ट्रिपल क्यू ट्रस्ट। ये ट्रैक करता है नास्डैक 100 इंडेक्स को, यानी कि ये एक टेक हैवी लार्ज कैप US ETF है। इसने लास्ट 5 इयर्स का CAGR दिया है लगभग 16% का, और लास्ट 10 इयर्स का CAGR गया है लगभग 19% का। तो US की टॉप 100 टेक कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये ETF अपने आप में बहुत अच्छा है। और फाइनली लास्ट ETF हमारे पास आता है VTI यानी कि वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। बेसिकली इसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड पब्लिकली जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर, यानी कि एक तरह से आपको यहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन मिलता है US मार्केट का। और अच्छी बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो मिनिमम है यानी कि 0.03% का। इसने लास्ट 5 इयर्स का CAGR दिया है 14% का, और लास्ट 10 इयर्स का CAGR भी 14% का ही गया है। अब क्योंकि 5 और 10 इयर्स का जो CAGR है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है यानी कि 14% का, यानी कि एक तरह से आपको ये बता रहा है कि इस ETF के थ्रू आपको यहाँ पर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है जो कि US स्टॉक मार्केट से देखने को मिल रही है 14% के आसपास की। तो कलेक्टिवली अगर आप US स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसी ग्रोथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये ETF आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अब जो तीनों ही ETFs की मैंने बात की है, जरूरी नहीं है कि इन तीनों ETFs में एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जाएं। इनमें से किसी भी 2 ETF को अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कोई इन्वेस्टर चूज कर सकता है। तो जहां बात आती है 15 साल 20 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो हाँ मेरे ख्याल से 2 ETF अपने आप में काफ़ी हैं। तो दोस्तों ये थे वो सभी स्टॉक्स और ETFs जिनमें मुझे लगता है कि आप 15-20 साल या इवन 25 साल के लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फंडामेंटल्स बहुत हाई हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, मेगा कैप के अंदर ये आती हैं। ETFs भी बहुत अच्छे हैं, एक तरह से पूरी US स्टॉक मार्केट के बड़े इंडेक्सेस को ये ETFs कवर करते हैं। तो एक तरह से अगर आप बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, मतलब एक बार स्टॉक को बाय कर लिया उसके बाद रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स 1 महीने में 2 महीने में भी अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स इन सभी स्टॉक्स में ETFs में करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।